संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कई धाराओं के तहत दर्ज कराई एफआईआर। भाजपा के दोनों घायल सांसद अस्पताल में भर्ती। राज्य सरकार ने 10 बीज ग्राम की स्थापना का लिया निर्णय। कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के गांवों के साथ किया एमओयू। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज कार्यवाही शुरू होने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ने सख्त शब्दों में कहा कि संसद भवन परिसर में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था। प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव पर हाँ गए, जो प्रस्ताव विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। यह एफआईआर संसद भवन परिसर में कल विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में 2 भाजपा सांसदों को चोट लगने के बाद दायर कराई गई है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद बांसुरी स्वराज और हेमांग जोशी के साथ कल संसद भवन थाने में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, धारा 117 गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, धारा 131 आपराधिक बल का प्रयोग, धारा 351 आपराधिक धमकी और धारा 3-5 के तहत केस दर्ज है। इधर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने धक्का मुक्की में घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दोनों नेताओं से उनका कुशलक्षेम पूछा। राज्य में 10 बीज ग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के 10 गांवों के साथ एमओयू किया है। रांची में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में अच्छे बीज की हमेशा से कमी रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने 10 अलग अलग गांवों को बीज ग्राम के तौर पर विकसित करने का निर्णय लिया है। किसानों द्वारा तैयार बीज राज्य सरकार खुद खरीदेगी और इसके बाद किसानों को सब्सिडी दर पर इसे मुहैया कराया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि
मड़ुआ की खेती करने वाले किसानों को सरकार 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर रही है। मड़ुआ के लिए, मिलेट्स के लिए जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़ुआ उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं। और आज पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले की जानकारी न्यायालय को दी गई। इसके बाद न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी ने अगले आदेश तक इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी रखने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी। गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस जांच पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने पर भंडरिया निवासी बूथ लेवल ऑफिसर अनीता मिंज को दिल्ली में सम्मानित किया गया। अनीता मिंज को यह सम्मान एक निजी चैनल द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान हाल ही में संपन्न विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दुर्गम क्षेत्र के मतदाताओं की मतदान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर ने अनीता मिंज को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। इधर अनीता मिंज ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन प्रशासन और सहयोगियों की मदद से यह संभव हो पाया है। बूढ़ा पहाड़ जैसा दुर्गम क्षेत्र, कभी वो समटाइम्स इट हैपन टू बी द डेन ऑफ द नक्सल आउटफिट्स, वहाँ इलेक्शन करवा लेना स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी चैलेंज थी। वहाँ इतना अच्छा वोटिंग परसेंटेज और सारी चीज़ें हुई, इतना बढ़िया, इतना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ। विशेषकर वहाँ के अनीता मिंज जो बीएलओ थी, उनको सीईसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ईसीआई ने सम्मानित किया। सही मायने में उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया, बधाई के पात्र हैं। लाने में हमको दिक्कत ये हुआ कि ट्रैक्टर के द्वारा चाहे पिकअप के द्वारा, यही सब के से हम लोग उन लोगों को लाए और वो लोग आए। और कुछ बहुत ज़्यादा तो सहयोग सर गांव से भी रहा, वहाँ के वार्ड हो गए, गांव वाले लोग हो गए, सब अपना मत को समझे, जिसके कारण आके अच्छी तरह से अपना वोट किए। डर उर तो नहीं है सर, जैसा कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा से सब लोग रहते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा बोलने से अच्छा समझ गए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में आज जैसलमेर में बजट पूर्व चर्चा और जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए झारखंड की ओर से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और वित्त सचिव प्रशांत कुमार जैसलमेर पहुंच चुके हैं। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस बैठक में केंद्र और राज्य के मंत्री, वित्त विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट के लिए वित्त विशेषज्ञों के सुझाव लिए जाएंगे। इस दौरान जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर वर्तमान जीएसटी संरचना, दरों को तर्कसंगत बनाने के उपाय, जीएसटी कर स्लैब सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। देश भर के भारतीय प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित कैट परीक्षा 2024 के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। इस परीक्षा में 14 अभ्यर्थियों को 100% स्कोर प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में झारखंड के छात्रों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। जमशेदपुर के ऋत्विक राज ने 99.88% स्कोर प्राप्त किया, जबकि धनबाद के अनन्य मनोहर को 99.80 और रांची के आदित्यनाथ मिश्रा को 99.50% मिला।
राज्य सरकार 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मना रही है। इसके तहत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से पूरे राज्य में प्रशासन गांव की ओर अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लातेहार जिले के विभिन्न गांवों में भी विशेष शिविरों का आयोजन कर ग्रामीणों को जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए माईगॉव पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो चुका है और यह 14 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा का तनाव कम करना तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को इस अवसर को उत्सव की तरह मनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराकर इसमें भाग लेने की अपील की है। Honorable Prime Minister, Sir, I am Swati Dilip, a Class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya No. 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how, in this competitive world, we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads? अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है। अगर आपका दोस्त 90 ले गया तो क्या आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए 10 मार्क बचा है क्या? आपके लिए भी तो 100 है ना? तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। और अगर यही मानसिकता रहेगी तो क्या करेंगे आप? अपने से तेज तर्रार व्यक्ति को दोस्ती नहीं बनाएंगे। आप ऐसे जिसकी कुछ चलती नहीं बाजार में, उसी को दोस्त बनाएंगे और खुद बड़े ठेकेदार बन के घूमते रहोगे। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अपने तनाव और घबराहट को पीछे छोड़ परीक्षा की परेशानियों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाएं। जी हाँ, परीक्षा पे चर्चा 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के साथ संवाद में न केवल छात्र बल्कि अभिभावक और शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 का हिस्सा बनने के लिए विजिट करें innovateindia1.mygov.in। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार कल रांची के डोरंडा स्थित सेंट जेवियर स्कूल में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व प्रभु ईसा मसीह का जीवन, प्रेम, करुणा और सेवा का संदेश देता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें सत्य, ईमानदारी और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इससे पहले राज्यपाल का स्वागत स्कूल के प्राचार्य फादर संजय किरकिट्टा ने किया।
आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कल रांची में केंद्रीय समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। बैठक के दौरान पार्टी की भावी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री महतो ने कहा कि राज्य हित में आजसू पार्टी हमेशा सजगता के साथ खड़ी है। उन्होंने राज्य सरकार से मैया सम्मान योजना की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की। जो एग्जाम कैंसिल होने में चेयरमैन रिजाइन किए, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद भी आज क्या हुआ है, आज कहां तक गए हम, इसकी जानकारी किसी को नहीं। गिरफ्तारी के बाद लोगों को चिन्हित करके सरकार आगे बढ़ पाई क्या? कुछ की है उसमें तो सरकार को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 29 दिसंबर को आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ लगने जा रहा है। कुंभ मेले के दौरान अखाड़ों की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलुओं में अहम भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आगामी 13 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ के लिए इंदौर के संतों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ये संत वहां अनेक सेवा गतिविधियां चलाने के अलावा इंदौर के स्वच्छता का संदेश भी करोड़ों आगंतुकों को देंगे। साथ ही इस महाकुंभ में इंदौर के अलग अलग आश्रमों से पद्मनाभ स्वामी, रामलला, लड्डू गोपाल और लाल जी की मूर्तियां संत महंत साथ लेकर जाएंगे। ये मूर्तियां 100 से लेकर 284 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हैं। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज चारों कुंभ में इन्हें विशेष रूप से ले जाया जाता है। इस महाकुंभ में हंसदास मठ का डाकोर खालसा, पंचबारा भाई डांडिया विद्याधाम, श्री राम मंदिर पंचकुइया, अन्नपूर्णा सहित कई आश्रमों के शिविर लगेंगे। इनके लिए जमीन आवंटन भी हो चुका है। इन शिविरों में इंदौर से जुड़े लोग हर दिन 12 घंटे अन्न क्षेत्र चलाएंगे, जहां कोई भी श्रद्धालु आकर प्रसादी ले सकता है। कुंभ के लिए 284 साल पुरानी पद्मनाभ स्वामी और लड्डू गोपाल की मूर्तियां खास तौर पर ले जाई जाएंगी। इसके अलावा देश में लगातार 7 बार स्वच्छता में नंबर 1 पर आए इंदौर का स्वच्छता का संदेश भी दिया जाएगा और कुंभ में पूर्ण स्वच्छता का वातावरण बनाया जाएगा। इंदौर के लिए गौरव की बात है कि इंदौर जो है रामानंदी संप्रदाय के जो 700 खालसे हैं उसमें तीसरा स्थान इंदौर खालसे का रहता है। तो वहाँ पर सभी लोग भक्त लोग जा रहे हैं, संत जा रहे हैं। महाकुंभ का पावन अवसर सभी धर्म बंधुओं को प्राप्त हो रहा है। इंदौर की पवित्र नगरी पर एक दिव्य धाम जो कि श्री विद्याधाम के नाम से जाना जाता है, उसका भी शिविर वहाँ पर 10 जनवरी से प्रारंभ होकर के 10 फरवरी तक लगेगा। 12 वर्ष में एक बार होने वाले महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों लोग गंगा किनारे पहुंचेंगे। इस दौरान गंगा किनारे कचरा न फैले तथा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य को लेकर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि मालवा प्रांत द्वारा एक थाली एक थैला अभियान चलाया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण गंगा तट पर है। इस दौरान प्लास्टिक बैग और डिस्पोजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए यहां पहुंचे लोगों को स्टील की थाली तथा कपड़े का थैला दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कर कचरे को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। आस्था के इस महाकुंभ में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए मध्य प्रदेश के देवास और इंदौर के साधु संतों और आम नागरिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शाही स्नान के साथ साथ स्वच्छता का संदेश देने के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरीके से तैयार है। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज भोपाल। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज से बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल होने के कारण 21 और 22 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। देखने को मिलेगी और 21, 22, 23 में जो झारखंड में मौसम शुष्क देखने को मिलेगा।
जो 20 तारीख की बारिश है उसका मुख्य कारण ये है कि जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो थोड़ा गहरा गया है और आज शाम में रात में वो आंध्र तट के आसपास में देखने को मिलेगा, खासकर जो दक्षिणी तमिलनाडु उत्तरी आंध्र के तट के आसपास में देखने को मिलेगा। और उसके बाद से कल से जो उसका मूवमेंट है तट के पास से ही वो आंध्र तट की तरफ, उत्तरी आंध्र तट की तरफ में वो बढ़ेगा। अब ये सिस्टम है, इसका जो क्लाउड बैंड है वो झारखंड के दक्षिणी भाग में और कुछ हल्का हिस्सा झारखंड के मध्य भाग में भी आ रहा है, जिसके कारण जो न्यूनतम जो पारा है उसमें कल सुबह में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी से मध्य भाग में 2 से 4 डिग्री तक भी न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हाल के वर्षों में इस जिले में कई ऐसे स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है जहां आज दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं। इन्हीं में से एक है नकटी जलाशय। पेश है एक रिपोर्ट। पर्यटक स्थल के रूप में अपनी पहचान बना चुका नकटी जलाशय नववर्ष के पहले ही गुलजार होने लगा है। नकटी जलाशय चाईबासा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए जाया जा सकता है और चक्रधरपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। बंदगांव घाटी की तराई पर बने इस जलाशय का दृश्य बहुत ही मनोरम है। ठंड के दिनों में इस पिकनिक स्थल पर भारी भीड़ जुटती है और छुट्टियों के दिनों में तो लोग यहां आकर समय बिताना पसंद करते हैं। हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं ये नकटी डैम में। ये व्यू बहुत ही अच्छा है, पहाड़ों के बीच में है, देखने में बहुत ही सुंदर है। आया हूँ, बहुत अच्छा जगह है, पूरे पहाड़ है, फिर पानी है, इधर बोटिंग का भी सुविधा है, रोड भी काफ़ी अच्छी था। मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पे घूमा हूँ, यहाँ का जो जगह बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने वाले सैलानी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर अपने सुखद पलों को कैमरे में कैद कर लेते हैं। नकटी जलाशय में बोटिंग कर पर्यटक खासा उत्साहित होते हैं। प्रशिक्षित नाविक की मौजूदगी में मोटर बोट और पैडल बोट्स पर सभी सुरक्षा उपायों के साथ यहाँ आसानी से नौका विहार का आनंद लिया जा सकता है। वहाँ पर भी हम लोग का स्टाफ लोग हैं, वहाँ जैकेट वैकेट पहनाएंगे, फिर बोट में बैठने के लिए बोलेंगे, ट्रेनिंग करके ही बोटिंग वोटिंग सब चलाते हैं। नकटी जलाशय स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी उचित माध्यम बन रहा है। नौका विहार के साथ साथ यहाँ मछली पालन की भी शुरुआत की गई है, जिसमें आसपास के गांव के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। रोजगार तो बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। अभी जब से बोटिंग स्टार्ट हुआ है तब से रोजगार बढ़ गया। अभी मछली पालन से ही 20-25 जन का रोजगार हो रहा है डेली। पर्यटन स्थल के उचित संचालन की जिम्मेवारी प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को दी गई है। पश्चिमी सिंहभूम के पर्यटन की नोडल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की बताती हैं कि नकटी डैम में सालों भर पर्यटक आते रहते हैं। पर्यटकों की सुविधा के मद्देनजर स्थल को विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। एक तो बहुत नेचुरल है, ऊपर से वहाँ पे बोलूँगी इतने अच्छे वाटर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी करने के लिए आ गए हैं, जैसे बनाना राइड है आपका, उसके बाद है शिकारा है जो आपको डल झील में देखने को मिलेगा कश्मीर में। आपके पास यहाँ पे आ गए हैं कि काइकिंग का है, और उसके बाद फिर 6 सीटर बोट राइड है, 8 सीटर फैमिली के लिए है, और वो भी अच्छी हाई स्पीड वाली क्वालिटी है। पर्यटकों का यह मानना है कि इस खूबसूरत नकटी जलाशय की पहुंच पथ को दुरुस्त करने से इस स्थल पर सुगम तरीके से काफी पर्यटक पहुंच सकते हैं। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। सरायकेला खरसावा जिले के चौका थाना पुलिस ने जुर्गु एवं रायडी गांव के जंगल में 3 एकड़ भूमि में की गई पोस्ते की खेती नष्ट कर दी। इस दौरान ग्रामीणों को अफीम की खेती के दुष्प्रभाव एवं कानूनी कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। साथ ही ग्रामीणों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। सरायकेला खरसावा पुलिस अधीक्षक ने महिलाओं एवं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना पर रोक लगाने के लिए प्रहरी नाम से विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिले की पुलिस ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं संवेदनशील मार्गों में पैदल गश्ती की।
मेदिनीनगर शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण कर बनी अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया। यह अभियान 6 मुहान से साहित्य समाज चौक तक चला। खूंटी पुलिस ने मुरहू थाना क्षेत्र के बरटोली, अड़की थाना के हूंठ, साइको थाना के रूताडी तथा मारंगहादा के हाबुईडी में करीब 50 एकड़ भूमि में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों को भविष्य में अफीम की खेती नहीं करने की चेतावनी दी गई। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए गए व्यय को लेकर कल रांची समाहरणालय में व्यय प्रेक्षकों ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस बैठक में लेखा जांच में पाई गई अनियमितताओं पर जारी नोटिस एवं लेखे में पाई गई अनियमितताओं पर विचार किया गया। बैठक में व्यय प्रेक्षक एच आनंदा, MM चेटे और अजय कुमार ओझा मौजूद थे। गुमला जिले के सीसई प्रखंड मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। गुमला जिला प्रशासन के इस अभियान के तहत अगला शिविर बसिया प्रखंड में लगाया जाएगा। प्रशासन ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा के पास NH 75 पर यात्री बस और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। बस चालक समेत आधा दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर में जारी सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में आज टाटा अकादमी की अंकिता भगत और पूर्व TA कैडेट दीपिका कुमारी के बीच स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला होगा। महिला रिकर्व श्रेणी में एलिमिनेशन राउंड कल से शुरू हुआ, जिसमें 64 तीरंदाजों ने प्रतिस्पर्धा की। मुकाबले में अंकिता भगत का शानदार प्रदर्शन जारी है। एलिमिनेशन राउंड में भजन कौर और कोमलिका बारी सहित अकादमी के अन्य तीरंदाजों ने भी प्रभावशाली प्रदर्शन किया। रायपुर में खेले जा रहे BCCI अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में कल झारखंड ने कर्नाटक को 20 रनों से हरा दिया। झारखंड ने पहले खेलते हुए निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 230 रन बनाए। जवाब में कर्नाटक की टीम ने 210 रन बनाए। और अब खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। ऋचा को प्लेयर ऑफ द मैच और स्मृति को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार से नवाजा गया। ICC ने साफ कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जब भी ICC इवेंट की मेजबानी करेंगे, इन दोनों टीमों के बीच होने वाले सभी मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। ICC के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों टीम ICC के किसी भी टूर्नामेंट में एक दूसरे के देश के दौरे पर नहीं जाएंगे। यह नियम 2024 से 2027 तक लागू रहेगा। पंजाब की परनीत कौर ने सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी के महिला वर्ग में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर कंपाउंड स्पर्धाओं में अपना दबदबा बनाया। मध्य प्रदेश की सृष्टि सिंह को हराकर परनीत कौर व्यक्तिगत वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनी। वहीं विश्व कप के कई बार के स्वर्ण पदक विजेता अभिषेक वर्मा ने उदय कंबोज को हराकर पुरुष व्यक्तिगत वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल कर खिताब जीता। दिल्ली के अमन सैनी में कांस्य पदक जीता। फॉर्मूला 1 ड्राइवर सर्जियो पेरेज और रेड बुल रेसिंग ने 2024 सीजन के बाद अलग होने का फैसला लिया है। और अब बात कारोबार जगत की। भारत और एशियाई विकास बैंक ने तटीय और नदी तट संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से महाराष्ट्र के समुद्र तट को पुनर्जीवित करने तथा तटीय समुदायों की आजीविका की रक्षा करने में मदद मिलेगी। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर है। देश के 23 शहरों में 993 किलोमीटर मेट्रो रेल पहले से ही चालू है और 28 शहरों में लगभग 997 किलोमीटर मेट्रो निर्माणाधीन है। बाजार नियामक सेबी ने NFO से हासिल राशि के निवेश की समय सीमा 30 दिनों के लिए तय कर दी है। सेबी का कहना है कि अगर फंड मैनेजर तय समय सीमा के अंदर पैसा नहीं लगा पाता है तो निवेशकों के पास बिना एग्जिट लोड दिए योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। इससे म्यूचुअल फंड्स को काम करने में ज्यादा आजादी मिलेगी और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा। पटना में बिहार बिजनेस कनेक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले दिन ही 40 से अधिक कंपनियों ने IT क्षेत्र में 4000 करोड़ रुपए निवेश करने की रुचि दिखाई है। जयश्री टेक्नोलॉजीज, सुपर सेवा, एक्सेल.ABPL सहित कई कंपनियों ने IT विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया।
एयरटेल ने दूरसंचार विभाग का 3,626 करोड़ का बकाया चुका दिया। यह रकम 2016 में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के समय से बाकी थी। एयरटेल ने कहा 8.65% ब्याज की दर से रकम चुकाई है। इस साल 28,320 करोड़ रुपए चुकाई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं ने कई धाराओं के तहत दर्ज कराई एफआईआर। भाजपा के दोनों घायल सांसद अस्पताल में भर्ती। राज्य सरकार ने 10 बीज ग्राम की स्थापना का लिया निर्णय। कृषि विभाग ने पश्चिमी सिंहभूम, चतरा और लातेहार के गांवों के साथ किया एमओयू। ईडी अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने 21 और 22 दिसंबर को कुहासे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट।